नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमानी बताया। कहा 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से है परे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण पर केंद्र सरकार की नीति को मनमाना बताया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने 45 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पताल को खरीदने के लिए कहा है। यह नीति तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन नीति पर स्पष्टता देने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों से भी पूछा है कि क्या वह नागरिकों को मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भाट ने 31 मई को हुई सुनवाई में भी केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाए थे। आज उसी सुनवाई का लिखित आदेश आया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि जिन लोगों का टीकाकरण होना है उनमें से कितने प्रतिशत को अब तक टीका लग चुका है, पहली और दूसरी डोज पाने वालों की संख्या क्या है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक पाने वालों की संख्या क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा क्या है। दोस्तों कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि बचे हुए लोगों के टीकाकरण पर केंद्र की क्या योजना है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि उसकी तरफ से 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीका न देने से नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। राज्य उन्हें मुफ्त वैक्सीनेशन दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने राज्यों से जानकारी मांगी है कि क्या वह लोगों को मुफ्त टीका लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने दी राहत की खबर। भारत में मिले पहले कोविड-19 वेरिएंट का सिर्फ एक स्ट्रेन ही है चिंता की बात। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर रोज नई स्टडी और खुलासे सामने आ रहे हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को नए वेरिएंट पर एक राहत की खबर दी है। WHO ने कहा है कि भारत में सबसे पहले मिले कोरोना वेरिएंट का सिर्फ एक स्ट्रेन ही चिंता पैदा करने वाला है, जबकि बाकी दो स्ट्रेन की संक्रमण फैलाने की दर बहुत कम है। इस वेरिएंट को B.1.617 कहा जाता है, जिसे भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के लिए जिम्मेदार माना गया है। दोस्तों इससे फैलने वाले संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। यह एक तरह का ट्रिपल म्यूटेंट है जो कि 3 प्रजातियों में बटा हुआ है। इसी वेरिएंट ने भारत में कोरोना मामलों की संख्या में इजाफा किया और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा दिया। देश में सबसे पहले B.1.617 वेरिएंट पाया गया और ये 3 स्ट्रेन B.1.617.1, B.1.617.2 और B.1.617.3 में बटा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते महीने इसी वेरिएंट के पूरे स्ट्रेन को चिंता की बात बताया था। इसके बाद भारत सरकार की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन मंगलवार को अपने बयान से पलटते हुए WHO ने कहा कि B.1.617 वेरिएंट के 3 स्ट्रेन में से सिर्फ एक ही ज्यादा चिंताजनक है, वह है B.1.617.2, जबकि बाकी के इस स्ट्रेन में संक्रमण फैलाने की दर बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को 33% आरक्षण। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लड़कियों की तकनीकी शिक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। अब राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में न्यूनतम 1/3 यानी कि 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर सरकार विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सकेगा। साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य बेहतर ढंग से नियंत्रित किए जा सकेंगे। यानी कि दोस्तों अब बिहार में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपकी 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे छात्राओं की संख्या और बढ़ेगी। यह यूनिक चीज होगी। इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा प्रेरित होंगी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं बच्चियां बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साल के आखिर तक सबको कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट। 250 करोड़ डोज
होंगे तैयार। जी हां दोस्तों, देश के सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र सरकार घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार तेज करने की दिशा में काम कर रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 18 साल के ऊपर की आबादी का वैक्सीनेशन इस साल के अंत तक कराने की तैयारी कर चुकी है। लक्ष्य को तय मियाद में पूरा करने के लिए कई फार्मा कंपनियों से बात हो चुकी है। महाअभियान को संपन्न कराने के लिए 250 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। वहीं रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को भी अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक स्पुतनिक की कई खेप भारत पहुंच चुकी है। सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन प्रोडक्शन सुनिश्चित कराने की इस मुहिम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग कोविड सुरक्षा के तहत 3 सार्वजनिक उद्यमों को मदद कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा है कि देश में आबादी के हिसाब से सभी तक टीके की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी विदेशी वैक्सीनों के लिए भी लगातार संपर्क में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सागर हत्याकांड पर बोले सुशील कुमार, पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, सब बर्बाद हो गया। जी हां दोस्तों, सागर हत्याकांड में सुशील की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस का सुशील पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अभियोजन अतुल श्रीवास्तव ने रोहिणी कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, सब बर्बाद हो गया। कोर्ट में बताया गया कि मारपीट का वीडियो अहम सबूत है। यह वीडियो सबको सर्कुलेट करने के लिए बनाया गया था, जिससे सुशील कुमार कह सकें कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वारदात के वक्त जो कपड़े सुशील ने पहने थे वो नहीं मिले। ये सब रिकवर करने के लिए हमें सुशील की कस्टडी चाहिए। हमें आरोपी को भटिंडा और हरिद्वार लेकर जाना है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुशील कह रहे हैं कि ये चीज यहां हो सकती है, वहां हो सकती है, हम बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में सुशील का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी दिखाया गया। कोर्ट में जांच अधिकारी ने कहा कि सुशील ने बताया था कि संपत्ति विवाद का मामला है। पहले सुशील ने कहा कि फ्लैट खाली कराने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसका किराया 25,000 था, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर 25,000 के लिए अपना करियर खराब क्यों करेगा। अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि सागर गोल्ड मेडलिस्ट था। जिन घायल लोगों का इलाज चल रहा है वे लोग भी काफी नाजुक हालत में हैं। घटना का वीडियो भी है। जो घायल हैं वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। इस मामले में एक राउंटर बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में इंस्टॉल किया गया कैमरा भी खराब कर दिया गया है। सुशील वहां सब कुछ देखते थे। डीवीआर भी बरामद नहीं हुआ है। मोबाइल फोन भी रिकवर किया जाना है। घटना के समय सुशील ने जो कपड़े पहने थे वो भी नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि सुशील के बयान के मुताबिक उसने अपने आप को हरियाणा में छिपा रखा था। हमें कई चीजों की तलाश है जिसे बरामद कर हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। हम जानते हैं कि सुशील कुमार एक बड़े खिलाड़ी है, लेकिन हमें सागर का भी ध्यान रखना है जिसने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश में इस समय वैक्सीन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार वैक्सीन के प्रतिबंध और लोगों तक इसकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि मुफ्त वैक्सीन की नीति बनने की बात थी, लेकिन अब तक सरकार ने दिया क्या है। प्रियंका गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि आज देश में प्रतिदिन औसतन 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या। वैक्सीन केंद्रों पर ताले, एक देश वैक्सीन के 3 दाम। अभी तक मात्र 3.4% जनता का फुल वैक्सीनेशन हुआ है। खुद वैक्सीन की जिम्मेदारी त्याग कर राज्यों पर भार डाल दिया गया है। दिशाहीन वैक्सीन नीति है। इस बारे में दोस्तों आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे टोल से 10 सेकंड में निकलेगी आपकी कार। 15 जून से शुरू होगा फास्टैग टोल कलेक्शन। जी हां दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 15 जून से टोल प्लाजा पर फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अब तक अपनी कार में फास्टैग नहीं लगवाया है तो फौरन लगवा लीजिए।
6 लेन हाईवे हाई स्पीड कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। इस सफर के दौरान 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ऑपरेट करता है। अब तक टोल कलेक्शन की जिम्मेदारी भी इसी की है। पूरे देश के नेशनल हाईवे पर फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन लागू हो चुका है। नोएडा एक्सप्रेसवे एक प्राइवेट एक्सप्रेसवे है, लेकिन काफी मांग उठने के बाद यहां भी फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन को लागू कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं, जेवर, मथुरा और आगरा। फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन लागू होने का मतलब हुआ कि नोएडा से लखनऊ जा रहे यात्रियों को टोल प्लाजा पर ज्यादा वक्त तक खड़े नहीं रहना पड़ेगा। शुरू में एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ मिलाकर कुल 4 फास्टैग लेन होंगी। बाकी लेन्स पर टोल का भुगतान कैश या डिजिटल मोड के जरिए किया जा सकेगा। बाद में इसे बढ़ाकर पूरी तरह फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,12,44,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 35,66,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, भारत, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात की जाए भारत की कि भारत में क्या है हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,83,07,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,35,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1,32,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि अव्वल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैगी समेत नेस्ले के 60% प्रोडक्ट्स अनहेल्थी। कंपनी ने खुद मानी यह बात। किटकैट, नेस्कैफे पर भी सवाल। जी हां दोस्तों, नेस्ले की मैगी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। खबर यह है कि नेस्ले के 60% प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है, यानी कि सेहत के लिए हानिकारक है। यह आरोप न तो बाबा रामदेव ने लगाया है, न ही किसी कंपटीटर कंपनी और न ही किसी फूड रेगुलेटर ने, बल्कि ये खुलासा दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कंपनियों में शुमार नेस्ले ने अपनी रिपोर्ट्स में खुद किया है। इस खुलासे के सामने आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में फाइनेंशियल टाइम्स में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है। इस हैरान करने वाली रिपोर्ट में नेस्ले ने स्वीकार किया है कि उसके 60% प्रोडक्ट हेल्दी कैटेगरी में नहीं आते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स में यह माना गया है कि उसके 60% उत्पाद स्वास्थ्य की मान्यता प्राप्त परिभाषा और पोषण को पूरा करने में असफल हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी के कई पसंदीदा प्रोडक्ट्स स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन के मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि नेस्ले ने यह बात स्वीकार की है कि उसके 60% से ज्यादा मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स स्वास्थ्य की स्वीकृत परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। दोस्तों नेस्ले कई वर्ल्ड फेम प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे कि मैगी, नेस्कैफे और किटकैट, जो भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों में बेचा जाता है। नेस्ले का कहना है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कभी हेल्थी नहीं थे और उन्हें सुधार के बाद भी वो हेल्थी नहीं है। मतलब ये प्रोडक्ट्स कभी हेल्थी हो ही नहीं सकते, इसलिए नेस्ले अब अपना पूरा पोर्टफोलियो ही बदलने पर विचार कर रही है। नए पोर्टफोलियो में फोकस जरूरी पोषण और बैलेंस डाइट वाले प्रोडक्ट्स पर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन पर सियासत तेज। AIMIM नेता ने कहा नमाज होगी, हिंदुओं को बारात नहीं चढ़ने देंगे। बीजेपी नेता ने नमाज बंद कराने को कहा था। दोस्तों अलीगढ़ में टप्पल के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब AIMIM OAC यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नाजिम ने कहा कि नूरपुर में मुसलमान नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन हिंदुओं को बारात नहीं चढ़ने देंगे। नाजिम ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नाजिम ने कहा कि अगर बीजेपी के ये नेता वाकई में हिंदू हैं तो उन्नाव में जाकर लोगों की चिताओं का इंतजाम करें। लकड़ियों की कमी के चलते हिंदू लोग गंगा में शव प्रवाहित कर रहे हैं।
दरअसल दोस्तों पूरे घटनाक्रम 26 मई का है। नूरपुर में 26 मई को एक दलित घर में दो बेटियों की एक साथ बारात जा रही थी। आरोप है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बारातियों से कहा कि अगर बारात लेके जाना है तो मस्जिद से पैदल ही जाना होगा। इस पर बारात वापस लौट गई। घटना के बाद से नूरपुर में रहने वाले 150 हिंदू परिवारों ने अपने घर बेचकर पलायन का ऐलान कर दिया। इन लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का बोर्ड भी लगा दिया था। इसकी फोटो वायरल हुई तो गांव में पुलिस और बीजेपी सांसदों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइना ने तैयार की कमाल की टेक्नोलॉजी, 1 घंटे में धरती के 3 चक्कर लगा सकेंगे सुपर फास्ट जेट। दोस्तों चीन ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है जो उसे पश्चिम देशों से 30 साल आगे कर देगी। यह दावा किया गया है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर हान गुइलई ने। गुइलई का यह दावा भविष्य में उड़ने वाले हाइपरसोनिक विमानों के परीक्षण के लिए हाइपरसोनिक टनल बनाने को लेकर है। इस JF-22 टनल में विमानों का परीक्षण ध्वनि की गति से 30 गुना ज्यादा रफ्तार से किया जा सकेगा, यानी कि 23,000 मील प्रति घंटा या फिर 37,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस उपलब्धि को लेकर गुइलई ने बताया कि इस शोध के साथ चीन अमेरिका यूरोप जैसी शक्तियों से लगभग 20 से 30 साल आगे निकल जाएगा। जबकि चीन के अलावा अमेरिका और रूस आदि देशों ने मिसाइलों सहित हाइपरसोनिक फ्लाइट टेक्नोलॉजी को लेकर भारी भरकम निवेश किया है। इस नई तकनीक से बने सुपर फास्ट जेट 1 घंटे में धरती के 3 चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि धरती का व्यास 12,714 किलोमीटर का है और इस विमान की गति 37,013 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार के आईटी नियमों पर गूगल ने दी दलील। दिल्ली हाईकोर्ट से गूगल ने कहा नए आईटी रूल्स हम पर लागू न किए जाएं क्योंकि हम सर्च इंजन है, सोशल मीडिया नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स को लेकर गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गूगल एलसीसी ने हाईकोर्ट से केंद्र के नए आईटी एक्ट 2021 से अंतरिम राहत देने की मांग की है। इन रूल्स के तहत केंद्र ने सोशल मीडिया के लिए कई गाइडलाइंस जारी की है। गूगल ने कहा है कि वो एक सर्च इंजन है और ऐसे में उस पर यह नियम नहीं लागू होने चाहिए। मामला सिंगल जज वाली बेंच के एक ऑर्डर से जुड़ा है। बेंच ने महिला याचिकाकर्ता की अपील पर गूगल से कहा था कि वो आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए। न केवल भारत में बल्कि हर जगह यह कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। महिला ने कहा था कि यह कंटेंट उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया गया था और बिना उसकी सहमति के सर्कुलेट किया गया है। इस मामले में कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने गूगल की दलीलें रखी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, क्रूड ऑयल में आया उफान, भाव $70 के पार और महंगा होगा पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, जून महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 2 दिन बढ़ी, लेकिन आज कीमतें स्थिर है। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अब तक की सबसे नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। पूरे देश में 126 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। दोस्तों कच्चे तेल भी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 प्रति बैरल के पार जा चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतें घटने की संभावनाएं कम ही है। मई के महीने पेट्रोल डीजल की कीमतें अब तक 16 बार बढ़ाई जा चुकी है। 4 मई से लगातार 4 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, जबकि चुनाव की वजह से इसके पहले 18 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में शांति छाई रही थी। मई के पूरे महीने में दिल्ली में पेट्रोल के रेट 4.9 रुपए महंगे हुए, जबकि डीजल इसी महीने 4.68 रुपए तक महंगा हो गया था। अब दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, जबकि दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 85 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, थोड़ा सस्ता हुआ सोना, चांदी भी लुढ़की। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट का असर भारत में भी दिख रहा है। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 116 रुपए गिरकर 48,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। पिछले दिन कारोबारी दिन यह भाव 48,888 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1291 रुपए टूटकर 70,836 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1898 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी $27.74 प्रति औंस पर स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कहा अनुच्छेद 370 बहाल किए बिना नहीं सुधरेंगे भारत पाकिस्तान के संबंध। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के अपने अगस्त 2019 के फैसले को वापस नहीं ले लेती। इस्लामाबाद में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि क्षेत्र की पूरी क्षमता तभी हासिल की जा सकती है जब अफगानिस्तान में स्थिति स्थिर हो और पाकिस्तान और भारत के बीच बेहतर संबंध हो। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों द्वारा समर्थित बैंक चैनल संपर्कों के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने फरवरी में नियंत्रण रेखा पर 2009 के युद्ध विराम के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध किया। हालांकि सामान्य व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए इमरान खान की सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रयास उनकी सरकार के इस कदम के विरोध के कारण विफल हो गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुजरात राज्य का सर्वाधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।